स्टैमफोर्ड काउंटी के पुलिस डिपार्टमेंट को एक 911 कॉल आती है, जिसके बाद वहां के शेरिफ फ्रैंक कीफरी अपनी गाड़ी का सायरन ऑन करके गोली की स्पीड से प्लेस ऑफ अकरेंस पे पहुंचते हैं। वहां जाकर वो जो मंजर देखते हैं उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। सिचुएशन इतनी भयावह थी कि फ्रैंक कीफरी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने अपना पिस्टल निकाला और उस पिशाच पर एक के बाद एक गोलियां दाग दी। क्या था वो नज़ारा जिससे फ्रैंक कीफरी गोली चलाने को मजबूर हो गए? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। अमेरिका का एक बड़ा स्टेट है कनेक्टिकट, और कनेक्टिकट में एक छोटा सा शहर है स्टैमफोर्ड। बात 1995 की है, जब काउंटी की पॉपुलेशन रही होगी लगभग 1 लाख। जेरोम हैरोल्ड और उसकी वाइफ सैंड्रा स्टैमफोर्ड के आउटस्कर्ट्स में एक सेमी रूरल प्रॉपर्टी में अपनी एक बेटी के साथ रहते हैं। दे यूज्ड टू रन अ टोइंग एंड अ ट्रकिंग बिजनेस फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। समय पाकर बेटी बड़ी हो गई, शी गॉट मैरिड, और फिर उसने अपनी फैमिली बना ली। अब जेरोम और सैंड्रा को घर सूना सूना लगने लगा। फिर एक दिन जेरोम अपने एक फ्रेंड की प्राइवेट ब्रीडिंग फैसिलिटी, यानी जहां जानवरों का प्रजनन करवाया जाता है, वहां जाते हैं तो उनकी नज़र एक अलग से बेबी एनिमल पर पड़ती है। उसने सैंड्रा से भी इसके बारे में बात की। दोनों को देखते ही वो क्यूट बेबी एनिमल पसंद आ जाता है, और फाइनली हैरोल्ड फैमिली उस बेबी एनिमल को $50,000 में खरीद लेते हैं। $50,000 यानी तब के लगभग 20 लाख रुपए। लेकिन इकोनॉमी अच्छी थी, हैरोल्ड फैमिली का बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो इन्हें वो अमाउंट कुछ खास बड़ा नहीं लगा। इसलिए भी क्योंकि वो एनिमल था एक इन्फेंट चिंपैंजी। सैंड्रा अपने फेवरेट कंट्री सिंगर ट्रैविस ट्रिट के नाम पर उसका नाम रखती हैं ट्रैविस। आते ही वो फैमिली का एक पार्ट बन जाता है। सैंड्रा और जेरोम उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालते हैं। उसे ह्यूमंस की तरह ड्रेस करके रखते हैं। टेबल पर वो उनके साथ खाना खाता, ब्रश करता, उनके साथ रेस्टोरेंट में जाता, और बिल्कुल ऐसे खाता जैसे इंसान का बच्चा हो। उनके बेड पर उनके साथ ही सोता। सारे शहर के लोग उसे जानने लगे थे। स्टैमफोर्ड में तो वो एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी ही था। लोग अक्सर उसे सैंड्रा के साथ उसके टॉइंग ट्रक में पैसेंजर सीट में बैठे देखते। फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस और पुलिस वालों को ग्रीट करना, पौधों को पानी देना, डोर लॉक अनलॉक करके मेल्स रिसीव करना, ये सब उसके लिए नॉर्मल काम थे, चाहे बाहर वालों के लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। ट्रैविस ऐसे बड़ा हो गया मानो रुडयार्ड किपलिंग की कहानी हो। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ आदमी का बच्चा मोगली जानवरों के बीच नहीं, जानवर का बच्चा ट्रैविस आदमियों के परिवार के साथ रहता था। लोगों की ट्रैविस के लिए चीयरफुल रिस्पॉन्सेस देख देखकर सैंड्रा और उसकी फैमिली बड़े खुश और रोमांचित होते। हैरोल्ड फैमिली का जीवन बड़े मजे से चल रहा था। तभी एक के बाद एक 2 दुखद हादसे होते हैं। पहले 2000 में उनकी बेटी, जो अपने 30s में थी, उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उससे सैंड्रा और जेरोम दोनों को बड़ा धक्का लगा। जेरोम तो इस सदमे से कभी बाहर उभर ही नहीं पाया। 2004 में उसकी भी कैंसर से मौत हो जाती है। सैंड्रा के लिए दोनों ही सेटबैक्स बेहद दुखद थे। अब फैमिली में बचे थे सिर्फ वो और ट्रैविस। ट्रैविस अब अपने यूथ के परम पर पहुंचने लगा था। उसकी परवरिश एक जंगल के चिंपैंजी से बिल्कुल अलग थी। घर का कुक्ड खाना, आराम की जिंदगी, न पेड़ों पे उछल कूद, न रूखा सूखा खाना, खूब टीवी देखना। उसका वेट भी एक नॉर्मल 10-12 साल के चिंपैंजी से कहीं ज्यादा था। यानी कुल मिलाकर कहें तो ट्रैविस एक शहरी चिंपैंजी बन चुका था। इसी दौरान ट्रैविस के बिहेवियर में थोड़ा बदलाव आता है। वो कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाता है जिसकी ओर किसी का खास ध्यान नहीं गया, वरना एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी टल सकती थी। संडे की इवनिंग थी और सैंड्रा और ट्रैविस कार में कहीं जा रहे होते हैं। स्प्रिंग सीजन था, कार विंडोज खुली थी। सैंड्रा ने ट्रैविस को कलरफुल क्लॉथ्स और सनग्लासेस पहनाए थे। तभी साइड से किसी ने एक खाली सोडा कैन उनकी कार के विंडो के अंदर फेंक दिया। ट्रैविस suddenly took off his belt and got off the car. He ran after the guy, who probably got off on a bike or some other vehicle. He couldn't catch that guy, but he disrupted the traffic on the intersection. ट्रैविस गाड़ियों के ऊपर चढ़ जाता है और हर तरफ देखकर उस आदमी को ढूंढने लगता है।
People and drivers of various cars got uncomfortable by a freely roaming around 200-pound chimpanzee on the road. Sandra chased after him in her car, calling his name, waving food, and yelling for him to come back. After a short chase, Travis finally came back to Sandra's car voluntarily. इस इंसिडेंट के चलते कनेक्टिकट का डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन DEP थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ और 50 पाउंड से ज़्यादा वेट वाले प्राइमेट्स की ओनरशिप के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए। लेकिन इन रूल्स से ट्रैविस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया क्योंकि सिटी को लगा कि वो हैरल्ड्स के साथ बड़े लंबे टाइम से रह रहा था और सिटी अथॉरिटीज़ ने उसे अपने आप में एक सिग्निफिकेंट थ्रेट नहीं माना। यहाँ थोड़ी चिंपैंजीज की बात करते हैं। Chimpanzees share 98.7% of their DNA with humans, यानी ये हमारे closest living relatives हैं। ये शीशे में खुद को पहचान सकते हैं, टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और तो और साइन लैंग्वेज तक सीख सकते हैं। इमोशंस के लेवल पे बात करें तो ये बिल्कुल इंसानों जैसे इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, ना सिर्फ जॉय और सैडनेस जैसे सिंपल इमोशंस बट अदर इमोशंस टू लाइक एंगर, एम्पैथी, जेलसी ऑल्सो। कम्युनिकेशन की बात करें तो वो बाकी जानवरों के कंपैरिजन में काफ़ी एडवांस्ड हैं। लगभग 30 तरीके की अलग अलग टाइप की आवाज़ें निकाल सकते हैं। ये अलग अलग कम्युनिटीज़ में रहते हैं और इंसानों की ही तरह हर कम्युनिटी के अपने रिवाज, कस्टम्स और कल्चर बनाए जाते हैं। कल्चर इनके बच्चे जेनेटिकली नहीं सोशली सीखते हैं, बिल्कुल इंसानों की ही तरह। कौन कम्युनिटी का लीडर बनेगा ये फैसला कौन कितना वायलेंट या पावरफुल है इस पर ही नहीं बल्कि क्लेवरनेस, डिप्लोमेसी एंड सोशल स्ट्रैटेजी पर भी डिपेंड करता है। इस तरीके की इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ ह्यूमंस में ही यूनिक समझी जाती थी। फिजिकल स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स पर देखें तो इंसानों से ये कई गुना आगे हैं। इनका साइज बहुत बड़ा नहीं होता पर ये ह्यूमंस से अप टू 7 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। उसका एक ख़ास कारण है इनका मसल स्ट्रक्चर जो इंसानों से बहुत अलग होता है। इनकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ के चलते ये इजीली पेड़ों पर स्विंग कर सकते हैं और इनकी ग्रिप भी बहुत स्ट्रांग होती है। ये ओमनिवोरस होते हैं यानी फल, फ्रूट्स, हरे पत्तों के साथ साथ कभी कभी छोटे बंदर और एंटीलोप्स को भी खाते हैं। ये नेटिव्स हैं सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका के और पिछले 50 सालों में इनकी आबादी 70% कम हो गई है ड्यू टू हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड डिजीज। टुडे दे आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। इंसान से ये इतने मिलते जुलते हैं कि इंसान से पहले चिंपैंजी को ही 1961 में स्पेस में भेजा गया था आफ्टर अ रिगरस ट्रेनिंग। उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। पति की मौत के बाद सैंड्रा ने सारा बिजनेस देखना संभालना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने एक एम्प्लॉय रखी, चार्ला नैश। चार्ला इजी गोइंग और फ्रेंडली थी और अपने काम में बड़ी सिंसियर। कुछ ही टाइम में वो सैंड्रा के साथ एक अच्छी हेल्पर और फ्रेंड बन गई। चार्ला अकेली अपनी टीनेज बेटी के साथ रहती थी, बहुत ही सादी, सिंपल, जीवन को खुशी से जी रही थी। उनके स्कूल टाइम के टीचर्स कहते हैं कि वो एक ब्राइट, प्रैक्टिकल और आउटडोर्सी स्टूडेंट थी। डॉग्स, हॉर्सेस, अदर फार्म एनिमल्स उसके फेवरेट होते थे। वो फिशिंग, कैंपिंग एट्सेट्रा करने जाया करती थी। नेबर्स बताते हैं कि वो एक बहुत ही क्वाइट और रिलायबल, ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स टाइप की थी। द काइंड ऑफ पर्सन हुड फीड योर पेट्स इफ यू वर अवे। एक हैंड्स ऑन मदर जो अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल जॉब्स करती थी। चार्ला और सैंड्रा के फ्रेंडली रिलेशन बढ़ने लगे और धीरे धीरे उनका घर आना जाना भी होने लगा। सैंड्रा की ट्रैविस से भी कई बार मुलाकात हो चुकी थी और अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो हमेशा उसे ग्रीट करता और सैंड्रा भी कई बार उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आती। फिर आया 16 फरवरी 2009 का दिन। ट्रैविस अब 14 साल का था और उसका वज़न 200 पाउंड यानी 90 किलो हो गया था। बता दूं कि नॉर्मल चिंप का वेट लगभग 25-30 किलो का होता है। उस दिन ट्रैविस एक टीनेजर की तरह पूरे घर में खेल रहा था। वो थोड़ा हाइपर लग रहा था। सैंड्रा जो अब 70-71 साल की हो गई थी, उसकी एनर्जी से मैच नहीं कर पाती थी। उसे काम डाउन करने के लिए सैंड्रा ज़ैनैक्स लेस्ड चाय बनाकर उसे पिलाती है। अराउंड 3 PM सैंड्रा चार्ला को फ़ोन करती है कि उसका पेट चिंपैंजी यानी ट्रैविस कार की कीज़ लेकर बाहर भाग गया है और उसे वापस लाने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। चार्ला जो कि अब 55 ईयर ओल्ड थी, सैंड्रा की मदद के लिए उसके घर पहुंचती है। चार्ला का सैंड्रा के घर रेगुलर आना जाना था।
उसने आज रास्ते से टिकल मी अलोमो नाम का खिलौना खरीदा। ये टॉय ट्रैविस का फेवरेट था। सैंड्रा ने सोचा कि टॉय उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम आएगा, लेकिन कहानी कुछ और ही हो गई। कार से उतरकर जैसे ही चारला घर में घुसी तो ट्रैविस सामने खड़ा था। आज उसके हाव भाव कुछ अलग थे। वो उसे बस एक इंस्टेंट के लिए देख ही पाई थी कि ट्रैविस ने चारला पर अनप्रोवोक्ड अटैक कर दिया। उसने अपने नाखूनों और दांतों से चारला को नोचना शुरू किया। शुरुआत की चारला के मुंह से, अपने दांत उसमें गाड़ दिए और उसे खाने लगा। चारला बेचारी खुद को डिफेंड तो क्या ही कर पाती। वो चीखी चिल्लाई। अपनी सूझबूझ को इस्तेमाल करने का तो उसे कोई वक्त ही नहीं मिला, और वैसे भी आदमी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर और अब खूंखार जानवर के सामने क्या ही कर पाती। सैंड्रा जो सीन पर आ गई थी, पहले छुड़ाने की कोशिश करती है, फिर शॉवल से ट्रैविस के सर पर वार करती है, पर उसे कोई असर नहीं होता। फिर वो रसोई जाकर एक छुरा लाकर उसकी पीठ में घोंप देती है, पर वो फिर भी नहीं रुकता। ट्रैविस ने चारला की नाक, होंठ और आंखों को ऐसे मसल दिया मानो वो कभी थे ही नहीं। और चारला न सिर्फ अपनी नाक, आंखें, दांत, जबड़ा, होंठ खो देती है, वो अपनी आंखों की रोशनी, खाने पीने, सूंघने या यूं कहें वो बहुत कुछ जो हम अपने चेहरे से कर पाते हैं, उसकी क्षमता हमेशा के लिए खो देती है। सैंड्रा समझ चुकी थी कि अगला नंबर उसका है। वो भागकर अपनी गाड़ी में जाती है और 911 पर पुलिस को इमरजेंसी कॉल करती है, जिसकी रिकॉर्डिंग बाद में पूरी दुनिया ने भी सुनी। वो कहती है, प्लीज़ जल्दी करो, वो मेरी दोस्त को खा रहा है, उसने उसे मार दिया, उसका चेहरा खा लिया, हाथ भी खा लिए, प्लीज़ मदद करो, कोई जल्दी आओ। कुछ ही मिनटों में पुलिस आती है और खून की ट्रेल्स के साथ चारला को तड़पते हुए देखती है। तभी ट्रैविस वहाँ आता है और पुलिस की गाड़ी देखकर गुस्से में उनकी ओर बढ़ता है। उस पर कोई वहशी जुनून सवार था। पुलिस की गाड़ी का दरवाज़ा लॉक्ड होते हुए भी वो अपनी मजबूत ग्रिप और बेशुमार ताकत से खोल देता है। अंदर बैठे पुलिस ऑफिसर फ्रैंक कीफरी ने उसे देखा और वो समझ गए कि अब उनको एक्शन लेना ही होगा। वो भी कई बार पहले इस जानवर से मिल चुके थे, रोड्स पे, पब्लिक प्लेसेस पे, लेकिन अब ये जानवर खून का प्यासा बन चुका था। उन्होंने इमीडिएटली पिस्टल से फायर किया। एक के बाद एक 4 गोलियां लगने के बाद ट्रैविस अपने कमरे की ओर दौड़ता है और वहां अपनी केज के बाहर गिर जाता है। बाद में पुलिस को उसकी लाश वहीं मिलती है। एक पुलिसकर्मी का कहना था कि ये शब्दों में बयां करना इम्पॉसिबल था जो उन्होंने देखा। चारला के हाथ और कटी हुई उंगलियां और मांस के लोथड़े ऐसे पड़े थे मानो ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिए गए हों। चारला की हड्डियों में चिंपैंजी के दांत और उसके बाल फंसे हुए थे। ये सब इतना डरावना था कि काफ़ी टाइम तक उन्हें रात में पैनिक अटैक्स, नाइटमेयर्स और PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर रेकर करता रहा। दूसरी तरफ चारला मरी नहीं थी, वो होश में थी। दर्द और खौफ से जूझते हुए चारला की हालत देखकर बड़े से बड़े दिल के पुलिस वाले और डॉक्टर्स भी सिहर गए। 4 सर्जन्स की टीम एक के बाद एक बड़े से बड़े स्टाफ के साथ चारला की लगातार सर्जरी पे सर्जरी करने लगते हैं। डॉक्टरों ने ऐसा दुर्दांत केस कभी नहीं देखा था, और यह ना सिर्फ उनकी ट्रेनिंग का बल्कि उनकी हिम्मत का भी इम्तिहान था। हालत ऐसी थी कि डॉक्टर्स की उस टीम को भी उस केस के बाद थेरेपी और साइकेट्रिक हेल्प लेनी पड़ती है। शेरिफ कीफरी, जिन्होंने गोली चलाई, उन्हें काफ़ी जद्दोजहद और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप के बाद अपनी मेडिकल और साइकोलॉजिकल केयर के लिए कंपनसेशन मिला। Later, he received praise for his bravery too. An animal control expert said that his quick action saved Sandra's life too, as he could have attacked her next. एक इंटरव्यू में कीफरी ने कहा, I didn't want to shoot him. I had no choice. It was him or me. But I'll never forget the sound, the sight, or that woman lying there. It was something you can't unsee. Something I'll carry forever. ट्रैविस की सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कहा कि he was so powerful, he grabbed the door handle like a person, but with the power of 10 men. सैंड्रा की बात करें तो वो भी इस हादसे के 15 महीनों बाद ही 72 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस लेती हैं। She was under deep emotional stress. उसका कहना था कि ट्रैविस उसके बेटे की तरह था, और उसने जब ट्रैविस को चाकू मारा तो वो अपने आप को चाकू मारने जैसा था। पड़ोसियों की सुने तो सैंड्रा अपने चिम्प से इमोशनली बड़ी अटैच थी, स्पेशली अपनी बेटी और अपने पति के गुजर जाने के बाद।
और जब ट्रैविस भी नहीं रहा तो हर हार्ट कुड टेक इट नो मोर। ये तो दोस्तों हालत थी उन लोगों की जिन्होंने ये हॉरर देखा था। सोचिए चार्ला, जिसकी ये आप बीती थी, उसकी शारीरिक, मानसिक, दिमागी स्थिति क्या होगी। जान गंवा देना एक ट्रेजेडी है, लेकिन अपनी आंखें, नाक, होंठ, कई दांत और जबड़ा, पूरा चेहरा और दोनों हाथ गंवा देना एक अलग ही लेवल की ट्रेजेडी है, शायद मौत से भी बदतर। खैर, चार्ला एक बेहद रेजिलिएंट लेडी थी। वो यूएस के पहले एक्सपेरिमेंटल फेस ट्रांसप्लांट की एलिजिबल कैंडिडेट बनी। उनके हाथों के ट्रांसप्लांट भी किए गए, लेकिन कुछ इन्फेक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस के चलते उनकी बॉडी ने वो ट्रांसप्लांट्स एक्सेप्ट नहीं किए और वो हटाने पड़े। लेकिन फेस का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। चिंपैंजी अटैक के 9 महीने बाद चार्ला अमेरिका के सबसे बड़े शो द ओपरा विनफ्रे शो पर गई। ओपरा अपने शो में चार्ला से पूछती हैं कि क्या वो उन्हें दिखाना चाहेंगी कि वो अब कैसी दिखती हैं। चार्ला धीरे से अपना वेल हटाती हैं। उनका चेहरा पहचान से परे था, लेकिन ना सिर्फ पूरे अमेरिका ने, पूरी दुनिया ने चार्ला का चेहरा तो नहीं, लेकिन ह्यूमन स्पिरिट, ग्रेस, रेजिलियंस, काम और करेज का चेहरा जरूर देखा। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा था। ओपरा और ऑडियंस की आंखें आंसुओं से भर आई। चार्ला मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती हैं, मैं वही इंसान हूं जो पहले थी, बस मेरा चेहरा बदल गया है। मैं इस सब से बाहर निकल आऊंगी क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूं। 2011 में चार्ला का फुल फेशियल ट्रांसप्लांट अमेरिकन पायनियर्स ऑफ फेस ट्रांसप्लांट नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली किया। ये एक मैराथन 20 घंटे की सर्जरी थी, जिसमें 30 सर्जन्स, स्पेशलिस्ट्स और नर्सेज शामिल थे। ट्रांसप्लांट के बाद वो खुद को देखकर सॉफ्टली कहती हैं, आई फील डिफरेंट, आई फाइनली फील होल अगैन। समय पाकर उनकी सेंस ऑफ स्मेल थोड़ी सी वापस लौट आई। चेहरे में थोड़ा मूवमेंट भी होने लगा। कुछ और समय बाद वो खुद खाने और बोलने लगी। डॉक्टर्स ने कहा, हर रिकवरी इज अ मिरेकल ऑफ मेडिसिन एंड ह्यूमन स्पिरिट। दोस्तों, इस केस को ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप एंगल से देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैविस का टॉय चार्ला के हाथ में होने से वो हाइपर हो गया। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़ैनैक्स नाम का केमिकल उसकी चाय में होने से शायद उसका कोई एडवर्स असर रहा हो, पर यह क्लियर नहीं कि उसका असर उसकी बॉडी पर क्या हुआ होगा। इस पर इनफ स्टडी नहीं हुई है। एक और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चार्ला उस दिन कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल में थी और यूजुअली जिस कार को वो यूज़ करती थी उससे डिफरेंट कार में आई थी। तो हो सकता है वो उसे पहचान नहीं पाया और एक स्ट्रेंजर के हाथ में अपना टॉय देखकर और वायलेंट हो गया। एनिमल स्टडीज़ के कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक चिंपैंजी पहले 4-5 साल तक तो बहुत क्यूट और एक पपी की तरह होते हैं, लेकिन वंस दे एंटर प्यूबर्टी थिंग्स कैन चेंज रैपिडली। इस अनफॉर्चुनेट अटैक के आफ्टरमैथ में 2 मेजर लॉसूट्स हुए। पहला चार्ला ने सैंड्रा पर किया, जिसमें नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, कंप्लायंस फेलियर एटसेट्रा के चलते उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगी। 2011 में सैंड्रा की डेथ के बाद उनकी एस्टेट पर यह क्लेम किया गया और इसमें चार्ला को 4 मिलियन की कॉम्पनसेशन एज ए सेटलमेंट अवार्ड हुई। दूसरा लीगल केस चार्ला ने स्टेट ऑफ कनेक्टिकट पर किया, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पर यह केस डिसमिस हो गया। उनकी क्लेम की गई $150 मिलियन का अमाउंट उन्हें नहीं मिल पाया। उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन उन्होंने अपनी ग्रेस मेंटेन रखते हुए कहा, आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस शुड नेवर हैपन अगैन। नो वन शुड हैव टू गो थ्रू व्हाट आई वेंट थ्रू। सैंड्रा की मौत के बाद चार्ला ने कहा कि वो सैंड्रा को इस हादसे का दूसरा विक्टिम ही समझती थी। शी डिड नॉट मीन टू हेट हर, और अपनी फॉरगिवनेस की स्पिरिट से एक बार फिर उन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। वो आज भी जिंदा है and she continues advocating for stricter exotic animal laws nationwide। तो ये थी चार्ला की अनफॉर्चुनेट लेकिन बेमिसाल कहानी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें ऐसे ख़तरनाक जानवर पालने दिए जाने चाहिए या नहीं? और इतने ख़तरनाक ही नहीं, इंडिया में तो रेगुलर जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय वगैरह की वजह से भी बहुत लाइफ और लिम्ब का लॉस होता है। इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, ओनर की या स्टेट की? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टेक केयर।